नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो पूरा फोकस अब तेलंगाना पर सिमट आया है क्योंकि 30 नवंबर को वहां पर वोटिंग होनी है। ऐसे में तेलंगाना की फाइट बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रही है और बहुत अच्छी खबरें कांग्रेस के लिए सामने निकल कर आ रही हैं। तमाम रैलियां आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस की रोड शोज आप देख रहे हैं और पूरी ताकत कांग्रेस ने अपनी वहां पर झोंकी हुई है क्योंकि अब 4 स्टेट में जब इलेक्शन फोकस अब तेलंगाना पर है तो पूरी लीडरशिप कांग्रेस की वहां पर मौजूद है। आज प्रियंका गांधी ने रैलियां की हैं, वहां से उनकी और भी रैलियां होनी है और प्रियंका गांधी के, राहुल गांधी के रोड शो में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है और न सिर्फ भीड़, जिस तरह का एक्साइटमेंट उस भीड़ में नजर आ रहा है, वो बहुत कुछ बताता है कि जमीन पर कांग्रेस के लिए हालात कितने फेवरेबल हैं। ये भी बताया जा रहा है कि लगातार जिस तरह से भारत जोड़ो के दौरान राहुल गांधी वहां पर गए थे, उस वक्त से ही कांग्रेस के लिए माहौल बनना शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तेलंगाना में फेवरेबल कंडीशंस पैदा कर रहा है। और यहां पर अब टक्कर सीधे तौर पर निकल गई क्योंकि शुरुआती दौर में बैक टू बैक रैलियां प्रधानमंत्री की, अमित शाह की वहां देखने के लिए मिली। लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मोमेंटम वहां पर बन रहा है, लेकिन अब वो उसी तरीके कह सकते हैं कि साइडलाइन है। वो तीसरे नंबर की पार्टी थी और अभी भी तीसरे नंबर की पार्टी ही बनती हुई नजर आ रहा था कि कर्नाटक साउथ में अपने लिए कोई पॉसिबिलिटीज तलाश रही है कि उसके लिए कोई पॉसिबिलिटी। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है। मोदी जी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। मोदी जी के दो यार, ओवैसी और केसीआर। केसीआर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में मदद करता है। मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा, जीएसटी, नोटबंदी, किसान बिल, जब भी नरेंद्र मोदी ने केसीआर को इशारा किया, बीआरएस के सारे एमपी खड़े को करके समर्थन दिया। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री रहे और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केसीआर तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर। मैं नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं, पूरा देश जानता है, मैं उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं और वो जानता है और मैं भी जानता हूं कि हमारे बीच में लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो विचारधारा की लड़ाई है। जब तक नरेंद्र मोदी की सोच नहीं बदलेगी तब तक राहुल गांधी उनसे लड़ेगा। अब देखिए, मेरे ऊपर 24 केस लगा रखे हैं। हर भाषण में नरेंद्र मोदी मुझे गाली देता है। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा सरकारी घर छीन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा घर छीन लिया, मैंने उनसे कहा ले लो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर। खुशी से मैंने चाबी दे दी वापस, नहीं चाहिए तुम्हारा घर। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरे ऊपर 24 केस लगाए। क्या नरेंद्र मोदी ने केसीआर का घर लिया? क्या केसीआर पे केस लगाए? क्या केसीआर की चीफ मिनिस्टरशिप छीनी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और केसीआर एक है। मैंने तो कहा, साफ कहा, मुझे घर की जरूरत ही नहीं है। मेरे तो करोड़ों घर है हिंदुस्तान में, हर गरीब व्यक्ति के दिल में मेरा घर है। मुझे आपके घर की क्या जरूरत है? मगर केसीआर को घर की, केसीआर को चीफ मिनिस्टरशिप की जरूरत है कि अगर उसका घर गायब हो जाएगा, चीफ मिनिस्टरशिप चली जाएगी तो भ्रष्टाचार निकल आएगा। तेलंगाना को पता लग जाएगा कितने लाख करोड़ उसने चीज चोरी की। और रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में, उस पे एक बटन सीबीआई वाला, दूसरा बटन ईडी वाला, तीसरा बटन इनकम टैक्स वाला। वो नरेंद्र मोदी बटन में नहीं दबाता, बस दिखाता है। जैसे नरेंद्र मोदी दिखाता है, केसीआर बैठ जाता है। तो यहाँ पर अभी राहुल गांधी को आप सुन रहे थे और नरेंद्र मोदी से लेकर केसीआर पर वो लगातार हमलावर हैं और लगातार वो ये कहते आ रहे हैं कि अगर आप केसीआर को वोट करते हैं, बीआरएस को वोट करते हैं, तो यानी कि डायरेक्टली आप भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वही सियासत करती हुई नजर आ रही है। अमित शाह ने कहा था वो सत्ता में आएंगे तो 4% जो मुस्लिम आरक्षण है उसको खत्म कर देंगे, एससी एसटी में उस आरक्षण को बांट देंगे। अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हैदराबाद का नाम बदलकर हम उसको भाग्यनगर कर देंगे और अब किशन रेड्डी भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के लीडर। तो कांग्रेस पार्टी जहां पर अपनी गारंटीज की बात कर रही है, ये कह रही है कि कर्नाटका से लेकर तमाम जगह जहां हमारी सरकारें, वहां हमने काम करके दिखाया है
और यहाँ पर भी हम वो तमाम काम जो है वो करके दिखाएंगे। वो उन्हीं वेलफेयर स्कीम्स की बात कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उसी तरह का सांप्रदायिक कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई सीधे तौर पर बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। अभी कंडीशंस किस तरह की वहां बनती हुई नजर आ रही हैं, लगे रहा है जिस तरह के सर्वेज, ओपिनियन पोल तमाम जो दिख रहे हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है और कांग्रेस सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जमीनी हकीकत हम जानेंगे, इसके तमाम जो पॉइंट्स है वो हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ गया है, इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ राकेश कपूर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत टंडन जी, सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे साथी हैदराबाद से, वो मेरे साथ सीधा वहीं से जुड़ गए हैं। और दो खास मेहमान अनिल सिन्हा जी और नईम वजाहत साहब जो कि हैदराबाद से हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। डीबी लाइव की टीम लगातार तेलंगाना में है और वहां से अपनी रिपोर्ट्स हम तक पहुंच रही हैं। प्रशांत जी, आप अभी रास्ते में हैं, हैदराबाद आप निकल जा रहे हैं। आप, मेरा आपसे सवाल ये है, आप लगातार वहां से जमीनी हकीकत आप को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है अभी आपको स्थिति, जो रैलियों में भीड़, जो उत्साह कांग्रेस के लिए नजर आ रहा है, क्या जमीन पर भी वही उत्साह, वही जोश, वही फेवरेबल कंडीशंस आपको दिख रही है? जी, पुष्पा, देखिए, एक तो हम हैदराबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर है और ये नलगोंडा लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ से उत्तम कुमार रेड्डी जो कांग्रेस के पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन यहाँ पे 7 सीटों में से 6 सीटों में टीआरएस का कब्जा है और नलगोंडा वो जगह है जो वामपंथी पार्टियों का भी यहाँ अच्छा आधार है और एक सीट उनके पास भी है, सीपीआई के पास। यहाँ पे देखिए, पहली बात की बीजेपी नहीं है और यहाँ पे एमआईएम नहीं है। हैदराबाद के बाहर ये दोनों पार्टी नहीं है और जो मैं कई लोगों से बात कर रहा था, मुख्तलिफ लोगों से, यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग, यहाँ एक गांव है जो बुनकरों का गांव है, वहां पे गया और काफी बातें कांग्रेस की हो रही हैं और कांग्रेस और बीजेपी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार आ सकती है। तो अचानक कांग्रेस का जो जो इस वक्त मैं जो जब ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं टीआरएस के गढ़ में हूँ तरीके से, लेकिन उन सभी 6 सीटों पे कांग्रेस नंबर 2 पे है। 2014 में अधिकांश सीटों पे कांग्रेस थी, ये नई सीटें हैं जो टीआरएस को मिली है और यहाँ पे जो गढ़ है, यहाँ पे लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ये इंडिकेशन है कि कुछ उलटफेर हैदराबाद में होगा 3 दिसंबर को, जब नतीजे हम देखेंगे। जी, लेकिन प्रशांत जी, अगर पिछली बार की बात करते हैं तो केसीआर का, बीआरएस का एक जबरदस्त उसने प्रदर्शन किया था और ये राज्य बहुत नया राज्य है, 10 साल पुराना ही है। 47% जो है केसीआर को वोट्स मिले थे और 28% के आसपास कांग्रेस को वोट मिले थे। बीजेपी को 1 सीट मिली थी, कांग्रेस को शायद 19 सीटें मिली थी, लेकिन लोकसभा में उसका ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था। बीजेपी का 4 सीट वो लेकर आई थी। तब से अब के मुकाबले आप कितना फर्क यहाँ पर देख रहे हैं? रेवंत रेड्डी के लिए माना जाता है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, उन्होंने भी एक यात्रा निकाली थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के फेवर में बहुत यहाँ पर कंडीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को एक बहुत लंबा सफर तय करना है अगर वो मेजोरिटी के पास अगर पहुंचती है 19 से 60 तक का। क्या आपको लग रहा है कि वो सफर तय कर पाएगी? इस तरह के हालात क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं? जो मेहनत रेवंत रेड्डी ने की है, वहां की स्टेट लीडरशिप ने की है या फिर सेंट्रल लीडरशिप ने की है, उसका असर आपको जमीन पर देखने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल। और अभी देखिए, टेलीविजन चैनल में आप जो भी कहें, इश्तिहारों में जो भी, अभी हम लोग जब नलगोंडा में थे तो इनकी जो कैंटीन है, क्या कैंटीन है भाई? अन्नपूर्णा कैंटीन थी केसीआर की,
अभी हमने उसको देखा जाकर, और थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगा आपके पास, वो बंद पड़ी है। तो वादे हम्म अखबारों तक है और वो जमीन पे कम दिखाई देते हैं। बहुत से लोगों की बात हुई जिनको पेंशन के लिए उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। करप्शन का एक मुद्दा जरूर आता है, और एक मुद्दा आता है एक्सेसिबिलिटी, जनता में कितना उपलब्ध है जनता के लिए, तो हम्म आता नहीं है। ये बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे, जो कि रहा हूँ। और निश्चित तौर पे इन इन वजहों से अब लोग बदलाव की बात यहाँ पे कर रहे हैं काफी संख्या में। और जहां तक वोट शेयर की जी बात है जो आप कह रही थी, देखिए वोट शेयर का क्या होता है कि कुछ सीटें अगर बहुत लंबे मार्जिन से जीत की जाती हैं किसी पार्टी की, तो उसका वोट शेयर बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जहां पे मैं अभी था थोड़ी देर पहले, वो बहुत कम जी मार्जिन में हार जीत हुई उसकी। तो इस तरीके की कम मार्जिन वाली जो सीटें हैं वो बहुत सारी हैं। और यहाँ पे एक और मजेदार बात ये हुई है कि जितने मार्जिन से कांग्रेस हारी है उससे ज्यादा जो है वोट मिल गया सीपीएम को। और यहाँ पर जैसे मैंने हम्म कहा कि वामपंथी पार्टियों की अच्छी मौजूदगी है। एक ऐसी बात जो कहीं और सुनाई नहीं देती है कि वामपंथी पार्टी का भी रेबल कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसको टिकट नहीं हम्म मिला, वो खड़ा हो गया। तो ये यहाँ अब तेलंगाना में क्या हुआ है कि सीपीएम ने वादा तो कर दिया है कांग्रेस को कि वो पोस्ट पोल अलायंसेस में मदद करेंगे या कांग्रेस का साथ देंगे। लेकिन सीपीआई जी से अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस की हो चुकी है। तो सीपीआई से हम्म अंडरस्टैंडिंग का असर नलगोंडा जैसे 2-3 डिस्ट्रिक्ट में जरूर पड़ेगा जहाँ पे वामपंथी इम्पैक्ट है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम्म मिलाकर जो बात हो रही है, जैसे मान लीजिए कि तेलुगु देशम पार्टी का वॉकओवर देना, तो हम्म उसमें 3-3.5% वोट उनको मिलता था। तो इस तरीके से रिकवरी होगी। लेकिन आम फैम जब मैं बात कर रहा हूँ सड़क पे लोगों से, तो काफी हम्म लोग अब कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हैदराबाद में एमआईआर है, हैदराबाद में ओवैसी की अभी भी पकड़ मजबूत है। और हैदराबाद में जब हम बात करते हैं तो ओवैसी नजर आते हैं। लेकिन इसलिए हमारे बाहर निकले कि देखिए बाहर हैदराबाद क्या माहौल है, और कांग्रेस जी को बात करने वाले काफी लोग हैं। जी बिल्कुल। मैं आपके पास लौटूंगी प्रशांत जी। और मेरे साथ नईम वजाहत जी जो हैं वो भी मेरे साथ अभी जुड़े हुए थे, शायद दोबारा वो जुड़ेंगे, उनसे मैं बात करूंगी क्योंकि वो वहीं से जर्नलिस्ट हैं, लगातार वो भी जमीन से तमाम चीजों को कवर कर रहे हैं, सियासत के साथ वो जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बात करूंगी। लेकिन राकेश कपूर जी, अभी आपको किस तरह के हालात फिलहाल तेलंगाना में आपको देखने के लिए मिले? मैं आपके पास लौट रही हूँ क्योंकि नईम साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। नईम साहब, अगर आपके पास आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरा सवाल ये है कि मैंने आपसे जब पहले बात की हाँ थी तब पहुंच रही है। आपने कहा था कि जी, कि कांग्रेस के लिए बहुत फेवरेबल हालात यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब जबकि बस बहुत चंद दिन बचे हैं, 30 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या हालात आपको जमीन पर नजर आ रहे हैं फिलहाल? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी 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 मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, सुन पा रहे हैं नईम साहब, आप बताइए। देखिए, इंतखाबी मुहिम खत्म होने के लिए सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। तमाम सियासी जमातें तेलंगाना में कैंप करे हुई है, बड़े बड़े कायदीन। प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, खरगे है, तमाम बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स है, तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि अवाम तब्दीली चाहते हैं। हम जब अवाम से बात हम्म करते हैं तो अवाम यही कहते हैं कि भाई हम तब्दीली चाहते हैं। तो ज्यादातर लोग कांग्रेस को हुकूमत में देखना चाहते हैं। मैंने भी कई डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया है, शहर में देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, लेकिन हर तरफ लोग तब्दीली चाहते हैं। हुकूमत की जो स्कीमें हैं, बीआरएस हुकूमत की जो चंद्रशेखर की जो स्कीमें हैं, उससे सिर्फ पार्टी बीआरएस के लोगों को फायदा पहुंचा है, आम लोगों को कुछ फायदा नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से अवाम नाराज है।
और हुकूमत को तब्दील करना चाहते हैं, कांग्रेस को एक मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जहां भी जा रहे हैं यही कह रहे हैं कि इस मर्तबा कांग्रेस हुकूमत बनाएगी। राहुल गांधी हो या जी प्रियंका गांधी हो या फिर कांग्रेस के दूसरे खतावर लीडर हो, सब आवाम से मिल रहे हैं, बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं, बड़े बड़े जलसेआम हो रहे हैं, हर जगह कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही। जी, इसकी वजह क्या लगती है आपको? क्या लगता है आपको कि पिछली अब बार से ऐसा क्या बदला है कि इस बार कांग्रेस की लहर है और लोग कांग्रेस की तरफ राग़िब हैं? देखिए, 10 साल पहले अलहदा तेलंगाना रियासत कांग्रेस पार्टी ने तश्कील दिया था, सोनिया गांधी ने तश्कील दिया था। लेकिन 2014 में तेलंगाना का जज्बा था, जिसकी वजह से लोग केसीआर के, क्योंकि केसीआर लीड कर रहे थे तेलंगाना तहरीक को, तो लोग केसीआर को पसंद किए थे। सेकंड टाइम पे उन्होंने, अवाम ने फिर केसीआर को हुकूमत बनाने का मौका दिया है। लेकिन 10 साल में जो जो वादे करी थी हुकूमत, वो वादों को करने में पूरी तरह नाकाम हो गई। जितने लोगों को भी फायदा पहुंचाया गया है, जो बीआरएस के एमएलए थे, वो लोग अपने अपने पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाए, आम लोगों तक हुकूमत की स्कीमात नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से लोगों में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी है, गुस्सा है और लोग तब्दीली चाहते हैं। ठीक है, लोग तब्दीली कांग्रेस चाहते के हैं। राकेश बेजानगी। कपूर जी, जी जी, लौट रही हूं मैं आपके पास नईम साहब। राकेश कपूर जी, नईम साहब बोल रहे हैं कि लोग तब्दीली चाहते हैं, ग्राउंड से उनको इस तरह की रिपोर्ट्स मिल रही है, वो खुद लोगों से के बीच जाकर अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइल कर रहे हैं। ये तब्दीली की वजह आपको क्या लगती है? आखिर कांग्रेस के फेवर में ये जो हालात बन रहे हैं तेलंगाना में, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी की गलतियां भी शामिल हैं? क्या ओवर कॉन्फिडेंस शामिल है? बीआरएस की एंटी इनकम्बेंसी है? जो उसकी तरफ से वादे किए गए उनको उस तरह से पूरा नहीं किया गया? क्या कर्नाटक की जीत की वजह से भी तेलंगाना में फेवरेबल हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? या ये भी आपको लग रहा है कि वहां की स्टेट लीडरशिप ने और जिस तरह का पूरा भारत जोड़ो आंदोलन पूरा रहा, उसकी वजह से बहुत कुछ फेवरेबल हालात जो है वो कांग्रेस के लिए तेलंगाना में बन रहे हैं फिलहाल, और इसीलिए कांग्रेस बहुत एक्साइटेड भी नजर आ रही है वहां पर जनता के साथ साथ, कार्यकर्ताओं के साथ साथ? जी बुशरा जी, तस्लीम, मेरी अर्ज ये है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था आपके ही प्रोग्राम में 2-3 हफ्ते पहले, कि ये तेलंगाना में चुनाव नहीं हो रहे हैं। तेलंगाना में जो ये बीआरएस पार्टी है या जो के चंद्रशेखर राव है, इसकी हुकूमत के खिलाफ बगावत हो रही है खुल करके। अभी जो वजाहत साहब फरमा रहे थे, वो यही कह रहे थे कि तब्दीली, वो कह रहे हैं, हम जिनसे भी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं तब्दीली। वोटर बोल रहा है। जब वोटर बोलने लगता है जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, चुनाव के वक्त, तो समझिए तख्ता पलट होने जा रहा है बड़ी मजबूती के साथ। ये चुनाव की पहचान होती है। मैंने आपको उस समय एक उदाहरण भी दिया था 2011 के पश्चिम बंगाल चुनावों का। वहां पर जिस भी गांव में मैं जाता था, मैं पूरे चुनाव में घूमा था, तो लोग यही कहते थे, वामपंथ हो गए ना, ए बारी ममता। तो ऐसा ही हिसाब अपनी भाषा में जरूर तेलंगाना वासी कह रहे होंगे। और देखिए, जैसा वजाहत साहब ने बता दिया अभी कि 2014 में एक सिंपैथी फैक्टर था, तेलंगाना नया नया बना था और वहां कांग्रेस ने पूरा मेस कर दिया था। उस जमाने में किरण कुमार रेड्डी थे चीफ मिनिस्टर, वो पहले एक क्रिकेट के प्लेयर होते थे, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया था। बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन को, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर रहे, उनको गवर्नर बना दिया था। तो उसके बाद वहां पूरा मैस हो गया था। वो कांग्रेस की गलती थी, कांग्रेस का ना आना, वरना कांग्रेस ने तो दिया है तेलंगाना आंध्र प्रदेश को काट करके। 2014 में बनवाया किसने? सोनिया गांधी ने और पी चिदम्बरम ने। ये तेलंगाना उन्होंने बनवाया था और विरोध के बावजूद बनवाया था। तेलंगाना तो कांग्रेस का पार्ट थी। 2004 के इलेक्शंस में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर, जो 2004 के विधानसभा चुनाव थे, ये तेलंगाना राष्ट्रीय समिति नाम था उस समय चंद्रशेखर राव की पार्टी का। वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चुनाव उसने लड़ा था और उस मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम तेलंगाना बनाएंगे। सो कांग्रेस पार्टी फुलफिल्ड इज
प्रॉमिस उसने बनाया 2014 में। मुझे याद है उसके बीच में पार्लियामेंट में प्रणब मुखर्जी साहब की सदारत में कमेटी बनी, उसने सारी चीजें देखी 2004 से 2009 तक कैसे तेलंगाना बना। खैर वो एक अफसाना हो गया, वो एक अब इतिहास है, उसके बारे में जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो आजकल के हालात हैं तेलंगाना में, इसने चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को अपनी जायदाद समझ के रख लिया है। वो ये अभी एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, देखिए कितना घबराए हुए हैं ये सब। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आपके पास खबर आ गई होगी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये रायतू बंधु जो स्कीम है किसानों की, रायतू माने किसान, किसान बंधु, उनकी जो स्कीम है, जिनको ये बीआरएस की सरकार 10,000 रुपया साल भर में देती है, मत 2 एकड़ तक के किसानों को, और उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कुछ किसान हैं उनको देती है। 65 लाख के लगभग ये किसान बैठते हैं, इनको 10,000 रुपया महीना देती है, 5,000 रुपये पर फसल। तो इस पे ये रोक लगा दी है कि अब अभी आप जो है वो 30 नवंबर तक ये 5,000 रुपये की जो किस्त है ये नहीं दे सकते रबी की फसल की, उसके बाद दे सकते हो। लेकिन इसको इशू बनाया है, ये ऑलिव ब्रांच आई है बीआरएस को हल्का सा बचाने के लिए। अब ये क्यों किया गया है ऐसा, जबकि कांग्रेस पार्टी पहले कह रही थी आप अक्टूबर में दे दीजिए, नवंबर तक पहले आप दे दीजिए, नवंबर से पहले एन चुनाव के मौके पर। और वही चुनाव आयोग राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो किसानों को सम्मान निधि दी जाती है उस पर रोक नहीं लगाता है। तो मुझे इसका खेल कुछ समझ में आ रहा है। तो ये बीआरएस को कितना इसका फायदा होगा, इसका कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, इसका बीआरएस को फायदा हो सकता है थोड़ा सा। तो ये बीआरएस कितना इससे गेन कर सकती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो पूरा इल्जाम जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है। ये अपने जो बीआरएस पार्टी की भारत राष्ट्र समिति जो है तेलंगाना, ये अपने चंद्रशेखर राव की, तो हमें ये देखना होगा, वरना इट इज ए फॉरगॉन कंक्लूजन दैट कांग्रेस पार्टी इज कमिंग विथ थम्पिंग मेजॉरिटी इन तेलंगाना। ये बगावत में थोड़ी सी इन्होंने टांग खींचने की कोशिश हुई है, ये चुनाव आयोग की मार्फत हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये चलता है लेकिन राजनीति में, क्योंकि राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया कि ये एमआईएम और ये अपने बीजेपी और ये अपने जो राष्ट्रीय समिति है चंद्रशेखर राव की, आपस में मिले हुए हैं। पुराने उदाहरण दे दे करके उन्होंने लोकसभा के और दूसरे दे दे करके, तो ये थोड़ा सा अब इसको बचाव करना पड़ेगा। बीजेपी का तो वहां मुझे कुछ खास लगता नहीं है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में उनकी 1 सीट आई थी विधानसभा में। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें आ गई थी, लेकिन वो लोकसभा के चुनाव थे, उस समय मोदी जी की हवा थी, पूरे देश के अंदर बीजेपी की हवा थी, तो इसलिए वो सीटें आ गई थी। लेकिन अब ये विधानसभा के चुनाव है, हालात बदल चुके हैं, देखते हैं। लेकिन ये डेट श्योर है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकारी बनने जा रही है। चलिए आप तो एक जी बिल्कुल राकेश जी, एक बात 3 दिसंबर को फिर आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि तेलंगाना की में सरकार बनने जा रही है, बहुत फेवरेबल हालात हैं कांग्रेस के लिए वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे सर्वेज, ओपिनियन पोल जो हैं ये बता रहे हैं और इस तरफ क्लियरली इशारा कर रहे हैं, और कुछ ने आधे से ज्यादा सर्वेज ऐसे हैं जिन्होंने क्लियर मेजोरिटी कांग्रेस को दी है। अनिल सिन्हा जी, आपको क्या वजह लगती है कांग्रेस का इतना बड़ा उछाल अगर देखने के लिए मिल रहा है 2018 से 2023 में, तो आपको क्या वजह लगती है इसमें? क्या एंटी इनकम्बेंसी लगती है, या फिर आपको कांग्रेस के जरिए की गई मेहनत आपको लगती है? हम देख रहे हैं कि लगातार एक इमोशनल कार्ड भी वहां पर, एक तरह से मैं इमोशनल कार्ड खेलना वाली बात तो नहीं करूंगी, लेकिन लोगों से एक सीधे तौर पर जुड़ाव करने की कोशिश जरूर कांग्रेस की वहां नजर आती है। जब वो इंदिरा अम्मा की बात वहां पर करते हैं, लोगों को इंदिरा अम्मा बोलते हैं, सोनिया अम्मा,
की बात जब करते हैं वहां पर, या फिर राहुल गांधी जिस तरह का अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं केसीआर और बीजेपी पर, दो यार बीजेपी और केसीआर की बात वो करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, एआईएमएम पे भी अटैक वो कर रहे हैं, तो क्या आपको इस बार क्या हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं? क्यों लग रहा है कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे हालात हैं और कांग्रेस सरकार बना सकती है वहां पर? देखिए, ये मुझको लग रहा है क्या कि इसको रीजनल फैक्टर्स तो जो है, एंटी इनकम्बेंसी केसीआर की, या जो कि केसीआर जिस तरह से चला रहे हैं सत्ता, उसके खिलाफ तो है ही। करप्ट गवर्नमेंट है, उसके बाद जो प्रोमिसेस कर रहे हैं वो उसका जो फुलफिलमेंट है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन, जो अभी बात बता रहे थे प्रशांत जी, तो वो ग्राउंड पे नहीं है। तो ये सब तो फैक्टर्स हैं, लेकिन असल में जो बिग पिक्चर मुझको दिखता है वो ये है कि ग्रैंड रिवाइवल ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का एक नई कांग्रेस में जन्म लेना, ये एक नेशनल स्टोरी है। इसका रीजनल इम्प्लीकेशन है, चाहे आप तेलंगाना में देखें या मध्य प्रदेश में देखें, इवन इन अगर राजस्थान में अगर वो रिपीट मतलब सरकार कर लेती है, तो ये कोई सिर्फ इसका रीजनल इसकी वजह नहीं है। ये राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की और कांग्रेस का जो न्यू कांग्रेस के रूप में जो जिस तरह से रिवाइव किया उसको, उसके प्रति जो एक्सेप्टेंस है, उसको उसकी स्वीकृति जो लोगों ने में है, उसका वो नतीजा है कि एक अल्टरनेटिव के रूप में बीआरएस को वो रिजेक्ट कर रहे हैं बीजेपी के अल्टरनेटिव के रूप में। और बीजेपी कभी वहां अल्टरनेटिव थी नहीं, लेकिन उसकी पोजिशनिंग कोशिश कर रहे थे वो कि उसको पोजिशन करें कि एक अल्टरनेटिव बीआरएस की बने। और ये एक बीजेपी की हर जगह जो रीजनल पॉलिटिक्स में कोशिश रहती है कि वो कांग्रेस को रिप्लेस करके 1-to-1 करे, जैसे ममता बनर्जी वहां रहे वेस्ट बंगाल में, बाकी जगह इसी तरह जहां जहां पॉसिबल है वो एक अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, कांग्रेस की अल्टरनेटिव समाजवादी पार्टी ढूंढते हैं ये में उत्तर प्रदेश में। वैसी ही कोशिश उनकी वो थी कि बीआरएस वर्सेस बीजेपी किया जाए ताकि कांग्रेस एलिमिनेट हो जाए। ये हो नहीं पाया क्योंकि बीजेपी को लोगों ने उसका अल्टरनेटिव के रूप में नहीं देखा। दूसरा है क्या कि कुछ जो जिसको कहते हैं आप कि रणनीतिक भूल जो है वो भी बीजेपी ने की है, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि उनको लग रहा था कि 1-to-1 कराने की कोशिश में बीआरएस को डीलेजिटिमाइज किया, उनके खिलाफ काफी कैंपेन किया कि करप्ट गवर्नमेंट है, डायनेस्टिक है और ऑथोरिटेरियन है, इस तरह से कोशिश की उन्होंने। वो जो कैंपेन कांग्रेस को करनी चाहिए, मतलब कांग्रेस तो कर ही रही थी, उसमें ऐड किया, क्योंकि बीजेपी ने भी कहा कि बीआरएस ये है, करप्ट है पार्टी, और इस तरह से तो बीआरएस के को जो मतलब जो पॉपुलैरिटी थी उसको कम करने में भी उन्होंने मदद की। लेकिन वो अल्टरनेटिव के रूप में बीजेपी उसकी जगह लेने के बदले, वो कांग्रेस पहले से थी, उन्होंने किया। लेकिन कांग्रेस में जो ये विश्वास आया है उसको ये भी देखना चाहिए कि उन्होंने, जैसे तेलंगाना है या जो भी जो 5 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, उसमें जो स्टेट स्पेसिफिक जो जरूरतें थी उसको भी, जो वहां की जो जरूर मतलब जिस तरह का सिचुएशन था उसके हिसाब से भी रीमॉडल किया। और इसको भी देखना चाहिए ग्रैंड पिक्चर के रूप में ही कि कांग्रेस मतलब की लीडरशिप जो अभी है, मल्लिकार्जुन खड़गे की, उसके बाद राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, जो भी उस लीडरशिप ने जो ऑटोनॉमी है रीजनल लीडरशिप की, उसको भी रहने दिया। ये नहीं है कि वहां राहुल, जैसे कि बीजेपी हर जगह चुनाव लड़ रही है मोदी के चेहरे पर, लेकिन वहां ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने लोकल लीडर्स को वहां आगे बढ़ाया है और हर जगह कोशिश की है कि उनको स्ट्रेंथन करें। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि रीजनल लीडरशिप के साथ सेंट्रल लीडरशिप कोऑर्डिनेट करे, सेंट्रल लीडरशिप एक मतलब बड़ी भूमिका में रहे, लेकिन चेहरा चुनाव ये सब जो लोकल है वो उन्होंने दिया। तो ये जो उन्होंने रीजनल, जो कि कांग्रेस में बहुत समय से आला कमान बहुत पावरफुल थी और काफी छत्रप लोगों का वो क्लिप करने की कोशिश, उनके पर कतरने की कोशिश होती थी, वो उन्होंने बंद किया हुआ है। अभी राजस्थान में भी गहलोत ने बगावत की, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया
इसको प्रॉब्लम आया। सचिन पायलट को भी लंबे समय तक वो एक्सेप्ट नहीं करते रहे, इसकी वजह से कांग्रेस के चांसेस कम होने के हो रहे थे। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने बहुत धैर्य के साथ उनकी जो अहमियत है उसको भी बरकरार रखा। यही उन्होंने तेलंगाना में भी किया। जो लोकल लीडर्स है, लोकल छत्रप्स है, उनकी भी जो उनकी पोजीशन है या उनका जो यो रखा। अब एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूं कि मैं जो अभी इलेक्शन तेलंगाना, पर्टिकुलर तेलंगाना के सिलसिले में, कि ये जो रीजनल आइडेंटिटी की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं से वीकेन हुई है, वो आप मजहब के रूप में भी देख सकते हैं कि ओवैसी बहुत बड़े मतलब फैक्टर नहीं रहेगा ऐसा लगता है। मुसलमानों का वोट जो जा रहा है, शिफ्ट कर रहा है, उस तरह से कांग्रेस में लोग काफी मतलब विश्वास व्यक्त करेंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। इसी तरह से जो रीजनल आइडेंटिटी था बीआरएस की या जो केसीआर की, जो तेलंगाना करते थे और तेलंगाना राष्ट्र समिति वगैरह, जो भी उनका तेलंगाना प्राइड का उन्होंने कोशिश की, वो भी नहीं जमा। एक तो था क्या कि ये इसमें मतलब उन्होंने ईमानदारी से काम भी नहीं किया, सेंटर के खिलाफ किसी कभी भी नहीं, जैसा कि मतलब सब बताया ही लोगों ने, ऑलवेज बीआरएस उनके साथ रही। संसद में तो किसी भी मुद्दे पर उनके खिलाफ नहीं गई, ऑलमोस्ट करीब सारे मुद्दों पर। और बिल्कुल अनिल जी, और इसीलिए जी यही वजह है कि जी बिल्कुल, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि देखिए जी कि मेरे ऊपर देखिए 24 केस लगे हुए हैं, ये मेरे लिए 24 मेडल की तरह हैं। क्या केसीआर पर या उनकी फैमिली के ऊपर कोई केस लगा है? तो ये एक तरह से लोगों में ये बताने की कोशिश उन्होंने की कि ये केसीआर और दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक ही है, इसलिए उनको लेकर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। अनिल जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ क्योंकि आपने मुस्लिम फैक्टर की आपने बात की है, और प्रशांत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिर मैं नईम साहब के पास जाऊंगी। प्रशांत जी, लगभग 13% मुसलमान हैं और ये माना जाता है कि लगभग 40 से 42 जो सीटें हैं उस पर असर रखते हैं मुसलमान, तेलंगाना की अगर बात करते हैं। वहां जाहिर सी बात है कि वो बीआरएस और एआईएमएम दोनों में बटे हुए हैं। बीआरएस की तरफ भी बहुत रुझान मुसलमानों का है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो बीआरएस की तरफ जो मुसलमानों का रुझान था वो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है? कर्नाटका में भी हमने देखा कितनी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने वोट किया कांग्रेस को। क्या आपको वही हालात तेलंगाना में भी देखने के लिए आपको वहां पर मिल रहे हैं? और इसीलिए काउंटर पॉलिटिक्स यहाँ पर जो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स करती है भारतीय जनता पार्टी, वो करती हुई नजर आ रही है कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर देंगे, या 4% जो रिजर्वेशन है मुसलमानों का वो खत्म कर दिया जाएगा, उसे SC ST OBC में बांट दिया जाएगा। क्या आपको वहां पर किस तरह से देखते हैं आप इसको? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। हाँ, देखिए, जहां तक मुस्लिम वोट का फैक्टर है, हैदराबाद के अंदर वो और तरीके से है और हैदराबाद के बाहर वो और तरीके से है। हैदराबाद में MIM का दबदबा है और उनकी जो राजनीति है उसका एक मिसाल मैं केवल आपको दे दूं कि तेलंगाना की पार्टी है MIM, असल में ओवैसी की AIMIM, और तेलंगाना में वो 9 जगह चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में वो 100 जगह लड़ते, वो महाराष्ट्र में जाते हैं, वो जी प्रशांत जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। आपके पास मैं इसी सवाल के साथ लौटूंगी, लेकिन यही सवाल मैं नईम साहब से पूछ रही हूँ। नईम साहब, क्या मुसलमानों का रुझान इस तरफ आपको कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि जो 13% जो मुसलमान है वहां पर कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो रहे हैं, वोट कांग्रेस की तरफ उनके शिफ्ट हो रहा है? क्या वो रुझान आपको नजर आ रहा है? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी 2018 के इलेक्शन में, सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी जी जी। 2018 के इलेक्शन में 80% मनों ने बीआरएस को वोट दिया था। अब 2023 के इलेक्शन में
वही 80% मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। और रही बात हैदराबाद, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। रही बात हैदराबाद की, हैदराबाद ने मजलिस 9 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है, 9 हल्कों पर, जिसपे उसके पहले से 7 एमएलए मौजूद थे। इस मरतबा जुबली हिल्स के कांग्रेस पार्टी ने अजहरुद्दीन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहां पर असदुद्दीन अवैसी ने भी अपना एक उम्मीदवार वहां पर खड़ा कर दिया है। और एक हल्का है राजेंद्र नगर, वहां से टॉमी यादव को एमआईएम ने उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस मरतबा मजलिस को भी सख्त मुकाबला दरपेश है 3 हल्कों पर। एक है याकूबपुरा, नामपल्ली और मलकपेट पे। कभी भी मजलिस के लिए कोई मुकाबला हुआ नहीं करता था, लेकिन इस मरतबा 3 हल्कों में, जैसा नामपल्ली है, मलकपेट है और याकूबपुरा है, इन 3 हल्कों पर मजलिस को सख्त मुकाबला कांग्रेस के और एक एमबीटी के उम्मीदवार मुकाबला दे रहे हैं। और रही बात कि तेलंगाना में 40 असेंबली हल्के ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों का वोट फैसलाकुन होता है। जो मुसलमान जिस किसी भी उम्मीदवार को वोट देता है, वो उम्मीदवार कामयाबी हासिल करता है। तो इस मरतबा सारे 80% मुसलमान, 80 से ज्यादा % मुसलमान कांग्रेस के साइड हो गए हैं, कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। इसकी बड़ी तब्दीली की वजह यह है कि चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को 12% तहफ्फुज़ात देने का वादा किया था, 12% रिजर्वेशन, लेकिन केसीआर ने यह अपना वादा पूरा नहीं किया, जिससे मुसलमान नाराज है। और इसके अलावा जो बीजेपी की जानिब से, जैसा आपने कहा कि ये कहा जा रहा है कि हैदराबाद का नाम तब्दील कर दिया जाएगा, ये जो 4% मुस्लिम तहफ्फुज़ात है वो खत्म कर दिए जाएंगे, और निजाम के खिलाफ बात की जाती है यहाँ पर आके। और 17 सितंबर जो है ना, तो खुद हैदराबाद, जो हैदराबाद स्टेट को इंडियन गवर्नमेंट में शामिल किया गया था, उसकी यहाँ पर हम लोग सरकारी तकरीब मनाते हैं। इस तरह के बीजेपी बातें कर रही है, लेकिन मैं आपको ये बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी 10 तक भी नहीं पहुंच पाएगी जी। 10 हल्कों पर भी कामयाब नहीं पाएगी, सिर्फ 5 से 6 के से ज्यादा नहीं जीत कर पाएगी वो। जबकि वो डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर है, अमित शाह यहाँ पर है, योगी यहाँ पर है, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर है, तमाम बीजेपी के मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर्स यहाँ पर है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी 10 भी पार नहीं कर पाएगी। मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान है, और कांग्रेस पार्टी एज में जा रही है। तमाम सर्वे यही बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे निकल रही है। और हम जब गांवों में जाते हैं, शहरी इलाकों में जाते हैं, अब हैदराबाद में सिर्फ मजलिस जो है पुराने शहर तक है महदूद, सिर्फ 7 हल्कों पर महदूद है। अब ग्रेटर हैदराबाद में 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें वहां पर तकरीबन कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान रास्त मुकाबला है। सिर्फ बीजेपी मैं समझता हूं कि 4 या 5 पर मुकाबला दे रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्रेटर हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा बीजेपी जीत पाएगी। तमाम 10 के अंदर ही जीत पाएगी बीजेपी, उससे ज्यादा नहीं जीत पाएगी। जी, ओके। नईम साहब कह रहे हैं कि 10 के अंदर सिमटेगी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए देखें, जो उसका 2018 का मुकाबला है, तो उसके लिए वो 1 से जितनी भी बढ़ती है उसके लिए गेन ही है। 1 से वो जितनी भी सीटें उसकी आगे बढ़ती है उसके लिए गेन ही है। लेकिन शायद 4 सीटें जो उसको 2019 में मिली लोकसभा की, उसके बाद वो बहुत एक्साइटेड थी कि शायद अब उसको कर्नाटका के बाद तेलंगाना में उसके लिए कोई बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कर्नाटका बुरी तरीके से हारे, फिर उनको लगा शायद तेलंगाना में कोई उनके लिए पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अब वो पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर नहीं आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी अपना वही कम्युनल कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत जी, आप अपनी बात को जी। साउथ इंडिया से बीजेपी का खात्मा हो जाएगा। साउथ इंडिया से बीजेपी का खात्मा जी जी जी। ओके नईम साहब, ये बड़ी बात बोल रहे हैं। प्रशांत जी, आप नईम साहब की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि मैंने आपसे सेम सवाल पूछा था, बीच में आपके सिग्नल चले गए थे। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है मुस्लिम वोट का शिफ्ट होना भी, जो कांग्रेस की सीटें जो लगातार ये हो रही हैं कि वो मेजोरिटी के पास पहुंच सकती है, सरकार बना सकती है? बात तो कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद बीजेपी का फुटहोल्ड दक्षिण भारत में नहीं बचा था। तेलंगाना में तीसरे नंबर की पार्टी थी और अभी भी तीसरे नंबर पे ही वो रहेंगे। वजह साहब कुछ ज्यादा नंबर दे रहे हैं बीजेपी को, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ
मुझे नहीं लगता कि 10 तो बहुत बड़ी बात है बीजेपी के रेस होकर, क्योंकि कहीं कोई नामो निशान यहाँ पे है नहीं शहरी इलाकों को छोड़ के। शहरी इलाकों हाँ में भी जीतेगी, उससे केवल नाराज हो जाएगी। उस जी। दूसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो MIM में जो कैंडिडेट दिए, जिसकी बात बजाज साहब कर रहे थे, ओवैसी साहब पूरी दुनिया में जाके चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे बदनाम और सबसे खुराबाती जो व्यक्ति है सांप्रदायिक, टी राजा सिंह, हैदराबाद की एक सीट से खड़ा है, गोशा महल से, उसको टिकट उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया है। और जुबली हिल में अजहरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट दिया है। 2018 के चुनाव में वहां पे चुनाव नहीं लड़ी थी TRS, जो अब BRS है, MIM। तो MIM जुबली हिल में 2018 से नहीं लड़ी थी, अजहरुद्दीन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन टी राजा सिंह के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। तो जो बात इनके लिए कही जाती है बी टीम की, ये बार बार ये साबित करते हैं कि ये बी टीम है। तो और यहाँ से सुनने अभी थोड़ी देर में फिर चला जाएगा, तो यही बात जी कहनी। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, और बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब असदुद्दीन ओवैसी को क्रिटिसाइज किया जाता है या फिर बी टीम उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें बहुत नागवार गुजरता है। और ये एक लोकतांत्रिक पूरा निजाम है और इसमें हर किसी को अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ने का कहीं से भी पूरा अधिकार है और ये देश उसको देता है। लेकिन जो सच है वो सच भी लोगों के सामने उसी तरह से आने की जरूरत है। और ये बात जो प्रशांत जी ने बोली है, ये तमाम बार बार ये बात कही जाती है कि आप गोशा महल से अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, उनके पास कोई जवाब देते नहीं बनता असदुद्दीन ओवैसी के पास जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है। लेकिन आप देखिए कितनी तत्परता दिखाई है असदुद्दीन ओवैसी ने कि जैसे ही जुबली हिल से, जहां से वो अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उतारा है क्योंकि अजहरुद्दीन को वहां से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया है। तो उनको लगता है कि अजहरुद्दीन ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं मुसलमानों की ही करते हैं, वो ज्यादा बड़ा खतरा है। लेकिन राजा सिंह जो है वो बहुत बड़ा खतरा नहीं है, जो शायद उनसे ज्यादा सांप्रदायिक बयान आज तक ही किसी नेता ने अब तक दिए हों। राकेश जी, कैसे देखते हैं आप असदुद्दीन ओवैसी की इस पॉलिटिक्स को? क्योंकि 9 सीटों पर वो लड़ते हैं, दूसरे प्रदेश में जाके जहां उनका कोई इतना अस्तित्व नहीं है वहां 100 पे लड़ जाते हैं। उनसे सवाल पूछो तो वो विफट जाते हैं और कहते हैं कि आप जो है एक कन्फाइंड कर देना चाहते हैं हैदराबाद तक उनको। और लेकिन आप ये दोहरा चेहरा ये भी तो नजर आता है सामने फिर ओवैसी का। देखिए, अंग्रेजी में एक लफ्ज है ना, ओपन सीक्रेट। तो ये असदुद्दीन ओवैसी और जो अपनी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, इसके बीच का जो इक्वेशन है, वो लोगों को वो एक्सपोजर हो, लोकतंत्र की यही तो खूबी होती है, इसमें एक्सपोज हो जाते हैं लोग, ज्यादा दिन बात छिपती नहीं है। अब ये, लेकिन मुझे मैं यहाँ मैं काफी पहले 1.5 महीना पहले जुबली के इलाके में हैदराबाद में मेरी रिश्तेदारी है जी, मैं गया था। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि जुबली हिल से अजहरुद्दीन के खिलाफ जो MIM का कैंडिडेट खड़ा है उसकी जमानत जब्त होगी। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, लंबे 50-60 साल के पत्रकारिता के, उसकी इस बार जमानत जब्त होगी और MIM की सीटें भी कम होंगी। देखिए, गालिब का एक शायर है ना, ये कांग्रेस और MIM का जो मसला है ना, और MIM और मुसलमानों का और कांग्रेस और मुसलमानों का, गालिब का एक शेर है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, अब मेरे दर्द की दवा करे कोई मतलब नहीं है कि कौन जो है वो मुसलमानों की पैरवी ज्यादा करता हुआ दिखाई पड़ता है। मुसलमान बेवकूफ नहीं है, वो बहुत समझदार, बड़े इंटेलिजेंट वोटर्स हैं। जैसा ये अपने प्रशांत टंडन बता रहे थे कि कहीं कुछ है ही नहीं वहां MIM का, एक हैदराबाद शहर को छोड़ करके कुछ है नहीं।
और जैसा आप फरमा रही थी कि यहाँ तो लड़ते हैं 10 सीटों पे और यूपी में लड़ते हैं 100 सीटों पे, अब बिहार में भी लड़ जाते हैं, वहां कुछ सीटें मिल भी जाती हैं, किस वजह से मिली वो अलग बात है, अब लोग पछता रहे हैं वहां के। लेकिन ये तो आप पक्का मान करके चलिए कि तेलंगाना में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और बीजेपी का वो डोमेन नहीं है, कर्नाटक से और उन्हें झटका लगा है। आंध्र प्रदेश में जो ये आंध्र प्रदेश का ही भाग होता था, यहाँ पे जो एनटीआर की पार्टी थी तेलुगु देशम, उसके साथ वाजपेयी सरकार को उन्होंने बाहर से समर्थन दिया था, बीजेपी की वाजपेयी सरकार को, तो उससे कुछ क्वेश्चन बने थे। लेकिन अब जो है वो तेलुगु देशम की हालत तो खुद ही खराब है, तो उसके सहारे कहाँ बीजेपी जा सकती है। तो साउथ में आई थिंक साउथ में कोई ज्यादा नहीं है। और ये साउथ का जो मिजाज है ना दक्षिण भारत की राजनीति का, और खासतौर से आंध्र प्रदेश और हैदराबाद का, हैदराबाद में देखिए दक्कनी हिंदी जो अभी बोलते हैं ना अपने वजाहत साहब, ये उर्दू और हिंदी का बड़ा खूबसूरत मिक्सचर है, इसको दक्कनी हिंदी बोलते थे हम, और ऐसा असदुद्दीन ओवैसी भी कभी कभी बोल देते हैं। तो ये यहाँ की खूबी है, ये खुशबू है हैदराबाद की, जैसे बेकरी के बिस्कुट हैं हैदराबाद के, ऐसे यहाँ की भाषा भी खुशबू है हैदराबाद की। तो लेकिन जहाँ तक इन चुनावों का सवाल है, तो इसमें ये तो दीवार पे लिखा हुआ है, साफ नजर आ रहा है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। ये इबारत साफ लिखी है कि इस बार अपने चंद्रशेखर साहब हारेंगे, उन्होंने बहुत मौज काट ली है। वो था ना जब लालू प्रसाद जी जब आए राज्यसभा में वाजपेयी शासन के दौरान, और 2001 था या 2 था, मुझे ठीक याद नहीं, तो लालू ने आते ही कहा कि जो जनता दल यूके थे ललन सिंह, जो अब जनता दल यूके अध्यक्ष हैं, मजाक की बात है लेकिन वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तो वो उस समय बीजेपी और जनता दल यू का तो शायद गठबंधन था, तो उन्होंने लालू जी ने कहा कि ललन बाबू बहुत मटकी मार लिए हो, अब हम आ गए हैं यहाँ, अब तुमको दिखाएंगे। तो अब ये कांग्रेस अब फॉर्म में आई है, जैसा अनिल सिन्हा जी ने कहा, अब कांग्रेस का रिवाइवल, ग्रैंड रिवाइवल ऑफ द कांग्रेस पार्टी, उन्होंने ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट रखा आपके सामने, तो ये उसी का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो रही है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और तेलंगाना तो गढ़ है भाई कांग्रेस का, ये आंध्र प्रदेश तो, इंदिरा जी जब 77 में हारी तो मेडक से चुनाव किसने लड़ा? इंदिरा जी ने लड़ा, मेडक तेलंगाना में है। इंदिराम्मा तभी से चल रहा है 1969 से ही, जब ये इंदिराम्मा होता था इंदिरा जी के लिए, इंदिरा अम्मा, तो ये जो बैंक नेशनलाइजेशन किया था इंदिरा जी ने, उसके बाद से दक्षिण भारत के राज्यों में जबरदस्त लहर चली थी, तब तो उत्तर भारत में भी चली थी, लेकिन इमरजेंसी के दौरान तक इंदिरा जी उत्तर भारत हार गई, लेकिन पूरा दक्षिण भारत जीत गई। तो दक्षिण भारत कांग्रेस का गढ़ रहा है, और तेलंगाना जो है ना वो हार्डकोर साउथ इंडियन, उसमें मिक्सचर है। जो आप निजाम हैदराबाद की रियासत को देखें, उसमें कुछ महाराष्ट्र का पार्ट, कुछ आंध्र का पार्ट, कुछ कर्नाटक का हिस्सा, तो ये देखिए नहीं, ये बड़ी मिक्स कल्चर का प्रदेश है तेलंगाना। और यहाँ जो प्रशांत बाबू अभी कह रहे थे कि यहाँ कम्युनिस्टों के भी खड़े हुए हैं, तो अनिल सिन्हा जी को पता होगा कि यहाँ तो भाई तेलंगाना को स्वतंत्र बनाने की बात भी जो है कम्युनिस्टों ने की थी। कॉमरेड वीटी रणदेवे, उनको पार्टी से निकाल भी दिया गया था कुछ समय के लिए, सीपीएम से, बिल्कुल, या सीपीआई में, तो मैं सीपीआई थी। जी तो बिल्कुल राकेश जी, आपको क्योंकि जी मैं बस एक माजरत के साथ आपको जी श्योर कि यहाँ के लोगों का मिजाज जो है ना वो दूसरा रहा है, वो क्रांतिकारी रहे हैं ये लोग शुरू से, ये मेरी बिल्कुल क्रांतिकारी रहे, तभी इतनी बड़ी क्रांति करके उन्होंने अपने लिए एक स्टेट अलग बनाया, इतनी कुर्बानियां उन्होंने दी
वो कुर्बानियां हम सब ने देखी हैं और मैंने खुद अपने पत्रकारिता के पूरे इसमें करियर में उसको देखा है, कवर भी किया है। अनिल सिन्हा जी, आपसे मेरा सवाल है कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है या फिर जिस तरह से जातीय जनगणना की बात पूरे पूरे देश में लगातार उठ रही है और राहुल गांधी इसको सबसे ज्यादा यहाँ पर इस पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आएंगे तो किस तरह से जातिगत जनगणना कराई जाएगी और जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ता है। वो कहते हैं कि हम अगर यहाँ पर आते, उन्हें पता है कि आना है नहीं उनको, लेकिन फिर भी कि हम अगर आते हैं वहां पर तो हम अपना ओबीसी चीफ मिनिस्टर हम बनाएंगे वहां पर। उस पर राहुल गांधी ने चुटकी भी ली कि भाई आपको 2% वोट मिलेंगे नहीं, आप ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहला जो भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर स्टेट प्रेसिडेंट रहे वो ओबीसी थे, फिर किशन रेड्डी को बनाया गया, एक कंफ्यूजन वहां पर भी नजर आया। तो ये तो वहां पर साफ जाहिर है कि जातिगत जनगणना और ओबीसी की बात लगातार जो की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है और ये भी लोगों को हिट कर रहा है। देखिए, ये जो मुद्दा है जाति जनगणना वाला, उसमें मैं दूसरे तरीके से देखता हूं। लोगों को लग रहा है क्या है कि जाति जनगणना की बात अभी की और वोट करने लगेंगे ओबीसी कांग्रेस को, ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये नैरेटिव का जो फायदा है वो इनडायरेक्ट फायदा बहुत बड़ा है। एक तो इनडायरेक्ट फायदा ये है कि ओबीसी जो वोट देने से हिचकते थे अपनी जाति के लोगों को, कहीं जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो नॉन मतलब गैर कांग्रेसी उम्मीदवार हैं या गैर कांग्रेसी पार्टी, उसमें धीरे धीरे उनका शिफ्ट हो रहा था और उनको वो वोटिंग करने लगे थे, क्योंकि बेस एक ओबीसी पिछड़े की पार्टी के रूप में नहीं समझी जाती थी। तो जाति जनगणना से अभी तुरंत उनके पक्ष में वोट देने लगेंगे लोग और उसी इशू पे देने लगेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन उनका जो दुराव था, जो उस सामाजिक वर्ग का वो जो दुराव था, वो समुदाय समूह का, वो दुराव खत्म कर दिया। तो बीजेपी ये जो करती थी कि कोई ओबीसी कैंडिडेट ले आया, कोई ओबीसी मुख्यमंत्री के बात करने लगे या खुद अपने को ओबीसी बताने लगे, तो ये धार उनकी खत्म हो गई। दूसरा है क्या कि जाति जनगणना की नैरेटिव से एक फायदा सबसे बड़ा जो मतलब जो एडवांटेज हुआ कांग्रेस को, वो ये है कि हिंदुत्व का जो नैरेटिव चलने लगी थी, वो नैरेटिव वो मतलब डायरेक्ट ऐसा उसको आप मत मानिए कि जाति जनगणना की नैरेटिव चल रही है तो हिंदुत्व की नैरेटिव की काट है। लेकिन उससे क्या हो गया कि उससे मतलब जिसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, उससे लोग हट गए। मतलब हिंदुत्व अब उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, उनके लिए टॉकिंग पॉइंट है जाति जनगणना क्या है, जाति जनगणना से क्या फायदा होगा। तो वो जो ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका, देखिए अदर बैकवर्ड कास्ट में से जो डोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट है, जैसे नॉर्थ में यादव कुर्मी ये सब है, या वहां वो कालिगा और ये जो जातियां थी रेड्डी है, तो वो उनसे के अलावा जो जातियां थी वो धीरे धीरे कांग्रेस से अलग हो रही थी और बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रही थी हिंदुत्व का के ग्रैंड ये में। और कुछ टोकनिज्म था ही कि उनके लीडर्स को प्रमोट करना, कुछ लोगों को ले आना। तो ये जो फायदा उनका था वो एडवांटेज उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। इसीलिए राजीव गांधी जब बोलते हैं जाति जनगणना तो उसका विरोध नहीं कर सकते ना। ऐसे वो हिंदुत्व करते, इनके पास क्या काट था, कोई नैरेटिव नहीं थी सोशल नैरेटिव। उसके मुकाबले आप सेकुलरिज्म के बारे में कितना भी बोले और कहें, एक नैरेटिव के रूप में या एक मुद्दे के रूप में, चुनावी मुद्दे के रूप में उतना इफेक्टिव नहीं रह गया है। क्योंकि जो सेकुलरिज्म को अभी जिस तरह रूट्स लेने चाहिए हिंदुस्तान में, जो बड़ी जातियों को मतलब जो हिंदू है बहुसंख्यक है, वो ये सोचने लगे कि मुख्य बात ये है कि लोकतंत्र है या नहीं, मुख्य बात ये है कि किसी का आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका खतरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन तो नहीं रहे। ये जिस तरह अमेरिका में ब्लैक या किसी चीज के लोगों के मामले को लेकर लोग खड़े हो जाते हैं, या फिलिस्तीन के खिलाफ मामले में इजराइल के खिलाफ लोग जिस तरह वहां जुलूस 2.5 लाख लोगों के जुलूस निकलती है, तो आप सोच लीजिए कि अगर ये जुलूस निकलते हैं तो आपको क्या समझना चाहिए कि उनको वैल्यू के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। हिंदुस्तान में अभी ये बात बहुत दूर है, क्योंकि अभी हम देख लीजिए हम फिलिस्तीन के साथ हैं ऑफिशियली,
और हम इसके भी खिलाफ हैं कि आप एक जेनोसाइड कर रहे हैं एक ये इलाके में, लेकिन हम मतलब ये हमारा मूल अहिंसा या शांति के जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है जो इजराइल कर रहा है। लेकिन आप देखें कि इसका कोई प्रोटेस्ट नहीं। तो जाति जनगणना को इस तरह से सिंपलिस्टिक ढंग से आप नहीं एनालाइज करते। जाति जनगणना उन्होंने कहा और 80% जो ओबीसी है वो आपको वोट करने लगा, लेकिन इससे एक ग्रैंड नैरेटिव में हेल्प मिलती है। एंटी हिंदुत्व जो हिंदुत्व का जो कार्ड है उसका ब्लंट करती है उसकी धार को। तो ये मैं मानता हूं कि बहुत तरीके से आप देख लीजिए कि 5 राज्यों में जितनी कोशिश हुई है पोलराइजेशन की, और तेलंगाना तो है ही, क्योंकि तेलंगाना में ये इजी है। तेलंगाना का जो पास्ट है, निजाम का पास्ट है, वहां पर जिस तरह से करना पड़ा हैदराबाद को जो विलय हुआ हिंदुस्तान में, उसका और जो रजाकार का मामला है, तो वहां का इतिहास तो पोलराइजेशन के पक्ष में जाता है और आसान होता है उनके लिए उस नैरेटिव को बिल्डअप करना मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन वो नैरेटिव चल नहीं पा रही है। और ये आप यही देखें नॉर्थ में भी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान में बहुत कोशिश की पोलराइजेशन की, लेकिन हिंदुत्व कहीं थम गया है। तेलंगाना में आपको इसका टेस्ट केस मिलेगा। और एक दूसरी कहना चाहता हूं मैं एक और कि देखिए अभी ये जो मुसलमान बड़े मतलब लेवल पे जो जिस तरह से वो अलग अलग पार्टीज में जाने लगे थे, या ये आप सोच लीजिए बिहार जैसे जगह में कोई रोल नहीं है इसका, क्या कहते हैं, ओवैसी का। लेकिन फ्रस्ट्रेशन मानों में अल्पसंख्यकों में उनको लगता था कांग्रेस या जो भी सेकुलर पार्टीज हैं उनका काम नहीं कर पा रही है, तो उनको लग रहा था कि वो उनकी जो रक्षा जो है वो नहीं कर पा रही है। ये जो फ्रस्ट्रेशन था, इस फ्रस्ट्रेशन से अब मुसलमान बाहर आ रहा है, उसको लग रहा है कि कांग्रेस है। इसीलिए मैं एक चीज और कहूंगा कि कांग्रेस को मैं कई बार इस तरह के भटकाव देखने को मिलते हैं कि वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व के बारे में सोचना शुरू करती है या कुछ उस तरह के संकेत देती है, उससे उसको बचना चाहिए। एक बड़ी सेकुलर पार्टी और उसका के रूप में ही उसको रहना चाहिए। और हिंदुत्व की लड़ाई वो अंततः मुद्दों पर कर सकते हैं, जाति जनगणना जैसे सामाजिक न्याय या ऐसा जो जिस तरह का जो पॉलिटिक्स है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का नया नजरिया वो करना चाहिए। तो वो वहां भी टेस्ट केस होगा कि अगर उनको अगर ओवैसी को अगर कम सीटें मिलती है तो पता चल जाएगा कि ये जो 2024 के लिए, इसको आप देखिए कि 2024 के लिए पूरा पता चलेगा कि मुसलमान मतलब अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि एक बड़ा तबका एक तब्दीली चाहता है और मोदी जी की जो नैरेटिव है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बड़ा चेंज है। तेलंगाना में भी ये चेंज दिख रहा है, ऐसा मुझको लगता है। बिल्कुल। चलिए देखेंगे कि क्या 3 दिसंबर को नतीजे क्या आते हैं। लेकिन यही है कि तेलंगाना का पूरा चुनाव भी बहुत इंटरेस्टिंग जो है बन गया है, क्योंकि अगर आप बाकी स्टेट में अगर देखते हैं तो एक नेशनल पार्टी की लड़ाई दूसरी नेशनल पार्टी से है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर एक तरह से आपको देख रहे हैं कि एक नेशनल पार्टी जो है वो एक रीजनल पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो यहाँ पर कांग्रेस की लड़ाई बीआरएस से, एक नेशनल पार्टी की लड़ाई एक रीजनल पार्टी से सीधे तौर पर, इसीलिए तेलंगाना का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है और इसलिए इसे इंटरेस्टिंग तरीके से देखा भी जा रहा है। 3 दिसंबर को नतीजे साफ हो जाएंगे। नमस्कार।